टेक्स्ट एनालिसिस एक एक्टर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। टेक्स्ट एनालिसिस का एक प्रोसेस है। हालांकि टेक्स्ट एनालिसिस करने का बहुत अलग अलग प्रोसेस है, लेकिन आज के वीडियो में जो मैं बताने जा रहा हूँ वो भी एक प्रोसेस है। ये प्रोसेस को फॉलो करके अगर आप एक एक्टर हैं तो आप जब परफॉर्म करते हैं, हो सकता है आप थिएटर में परफॉर्म करते हैं, हो सकता है आप टीवी में काम करते हैं, हो सकता है आप फिल्मों में काम करते हैं, या फिर आप खुद अपना प्रिपरेशन भी करते हैं। तो आप जब टेक्स्ट को समझते हैं, टेक्स्ट एनालिसिस के जरिए टेक्स्ट के मीनिंग, जो मैंने पीछे लिख के भी रखा है, टेक्स्ट की मीनिंग निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है और उससे आपका परफॉर्मेंस बेटर भी हो जाएगा। तो आज के वीडियो में हम टेक्स्ट एनालिसिस और टेक्स्ट के मीनिंग कैसे निकाला जाए, उसको कैसे इमोट किया जाए, कैसे याद किया जाए, इन सारी बातों पे बातचीत करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप एक डायरी और एक पेन अपने पास रखो। जो भी चीजें मैं बता रहा हूँ उसको नोट डाउन करते जाना, क्योंकि हर बार ये तो पॉसिबल नहीं कि ये वीडियो आप ओपन करें और फिर आप पॉइंट्स को देखें, फिर अपना प्रिपरेशन करें। तो आपके पास एक नोटबुक होनी चाहिए जहां आप एज एन एक्टर चीजों को नोट करते हो कि किन चीजों पे मुझे काम करना है। और एक टेक्स्ट पे अगर हम काम करते रहेंगे तो बाकी टेक्स्ट को भी हम ऐसे ही सुधार सकते हैं, खुद की समझ को बढ़ा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैं सोम आपके साथ और आप देख रहे हैं नो एक्टिंग स्किल मेरे साथ। लर्न, प्रोड्यूस एंड ग्रो। सबसे पहले एक टेक्स्ट लेना जरूरी है, तो देखते हैं कि आज हमारे पास क्या टेक्स्ट है और किस तरीके का टेक्स्ट है। ये टेक्स्ट आ गया हमारे पास। अच्छा, ये एक कविता है। इसको लेके मैंने पहले भी वीडियो बनाया है, लेकिन हर दिन जब मैं पढ़ता हूँ किसी चीज को, हर बार पढ़ता हूँ, सालों से पढ़ रहा हूँ, तो चीजें डेवलप हो जाती हैं। एक चीज पे आप अगर अच्छे से फोकस करेंगे तो आपकी बाकी चीजें भी डेवलप होती हैं। लेकिन जो प्रोसेस मैं बता रहा हूँ उसके जरिए आपके पास कोई पोएम है, कोई मोनोलॉग है, या दो लोगों के डायलॉग्स हैं, या फिर कोई ऐसे हैं आपके पास, कोई नॉवेल की कहानी है, स्क्रिप्ट है, तो हर चीज पे आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। आज जो टेक्स्ट मेरे पास है वो एक कविता है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। यहाँ पे कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये जो कभी है, बहुत जगह टेक्स्ट है जहाँ कभी है, बहुत टेक्स्ट है जहाँ पे कभी नहीं है। तो मेरे पास अभी जो टेक्स्ट है उसमें कभी लिखा है, तो मैं कभी के साथ ही पढ़ूंगा। और जब आप एक टेक्स्ट ले रहे हैं तो वो किसका लिखा हुआ है वो भी जानना जरूरी है। राइटर कौन है, कब लिखा गया है। तो बेसिकली पहले मुझे पता था कि हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा लिखित है, बाद में पता चला कि सोहन लाल द्विवेदी जी द्वारा लिखित टेक्स्ट है ये। तो सबसे पहले हमारा काम है कि इसको रीड करना और इसके मीनिंग्स को फाइंड करना। पहले ही आप अगर किसी टेक्स्ट को लोगे, याद करने लग जाओगे कि मैं टेक्स्ट याद कैसे करूं, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश नहीं, ये हिस्ट्री का एग्जाम नहीं चल रहा है। आप ऐसे इसको याद नहीं कर सकते। आप अगर इसको रटना चाहते हैं तो आप रट नहीं सकते हैं, क्योंकि कोई भी टेक्स्ट को बिना समझे आप अगर याद करेंगे तो फिर जब परफॉर्म करेंगे वो मजा नहीं आएगा। वो जो ऑथेंटिक आपके अंदर से कुछ निकलता है, तो बिना सोचे समझे अगर कोई चीज हम करते हैं लाइफ में भी, अगर हम बिना सोचे समझे कोई डिसीजन लेते हैं तो उसमें प्रॉब्लम्स होती है। तो पहले आपको किसी भी चीज की गहराई तक जानने की जरूरत है। तो इसका जो टाइटल है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो इसको पढ़ के हमें पहले समझना चाहिए कि ये लाइन क्या बताना चाह रहे हैं। जो कोशिश करते हैं वो कभी हारते नहीं है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं अगर हम देखा जाए कि इसका फीलिंग क्या है, इसके अंदर एक मोटिवेशन वाला फीलिंग, कि आपको मोटिवेट कर रहा है कोई, कि आपको बता रहा है कि जो कोशिश करते हैं वो कभी हारते नहीं है। उसके बाद जब हम लाइन पढ़ते हैं, पहला लाइन है, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो इस लाइन को अगर हम आराम से पढ़ेंगे तो हमें यहाँ क्या दिखेगा कि एक चीज पॉइंट करना बहुत जरूरी है कि जब हम किसी भी ग्रामर, कोई भी बंगाली हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, तो उनके अपने अपने ग्रामर्स हैं। जैसे हम बोलते हैं सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, एडजेक्टिव, तो ऐसे सेंटेंस मेकिंग होता है। तो यहाँ पे ऐसा तो कोई एज सच हमारे पास कोई लिखित ग्रामर नहीं है कि इसको कैसे डिकोड करना है। लेकिन जब भी हम कोई लाइन पढ़ते हैं तो उस लाइन का एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट होता है। अब ये लहरों से डरकर
नौका पार नहीं होती। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट के हिसाब से हम उसमें एम्फेसिस करते हैं, स्ट्रेस देते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ स्ट्रेस देते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि स्ट्रेस देते हैं, क्योंकि स्ट्रेस पे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि स्ट्रेस जो शब्द है उस पर मैं स्ट्रेस दे रहा हूँ, आपको समझाना चाह रहा हूँ। स्ट्रेस देते हैं ऐसे हम कभी बात नहीं करते। अगर आम लाइफ में भी बात करते हैं, आम जिंदगी में, तो हम किसी पर्टिकुलर शब्द के ऊपर ही हम फोकस करते हैं। सो लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, इसको पढ़ के हमें समझ आ जाना चाहिए कि लहर की बात हो रही है, लहरों से डरकर। अब लहर जो है वो मटेरियल है। अगर मैं मान पानी है ना, पानी को आप छू सकते हैं, तो लहर पानी से ही उत्पन्न होता है। लहर तो समुंदर की लहरें समुंदर में होती हैं, या लहर को अगर छोटा सा हिस्सा भी मैं बोलूं, तालाब में अगर आप एक पत्थर फेंकते हैं तो उसमें से एक लहर पैदा होती है, तो एक ऐसे लहर लहर जाती है। अब समुंदर की लहरें, बीच समुंदर में तो बहुत बड़ी बड़ी लहरें होती हैं, बहुत ज्यादा होती है। तो उसमें नौका की बात हो रही है कि वो लहर से नौका कभी डरता नहीं है। तो लहर से डर, अब डर दिखता नहीं है, डर एक इफेक्ट है किसी चीज के लिए घटित हुई। अगर कोई चीज आपकी जिंदगी में घट रहा है तो उसके हिसाब से आपके अंदर डर पैदा हो रहा है। तो डर एक इमोशन है, तो डर आपको दिखता नहीं है। तो डर क्यों? लहरों से डर कर। सो यहाँ पे क्या आ गया कि लहरों से डर कर। अब देखो, आप अगर समझ के पढ़ोगे तो आपको मीनिंग मिल जाएगा। लहरों से डर कर, हम ऐसे नहीं बोल सकते कि लहरों से डर कर, क्योंकि डर का कोई डर कैसे होगा, लहर की बात होगी ना पहले। लहरों से डर कर कौन? नौके की बात हो रही है। अब नौका और लहर दोनों अलग अलग चीज है, एक चीज नहीं है। तो लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती। पार मतलब किनारा, वो डरता नहीं है, नौका पार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो यहाँ कोशिश की बात है और हार की बात है, दोनों ही क्रिया है, आप कर रहे हैं कोशिश और हारना। और कोशिश करते हैं फिर हारते नहीं है, कोशिश करते हैं कि आप आगे बढ़ते जाते हैं। तो ये लाइन पढ़ के हमें समझ आ जाना चाहिए। और ये लाइन जब आप बार बार पढ़ेंगे, बार बार पढ़ेंगे, तो कोई भी लाइन, आज मैं ये टेक्स्ट पढ़ रहा हूँ, ये टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन में मैं दे रहा हूँ, तो इस टेक्स्ट की अभ्यास आप कीजिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं इस टेक्स्ट के बारे में बता रहा हूँ, इस टेक्स्ट को डिकोड कर रहा हूँ, इसको एनालिसिस कर रहा हूँ, इसके मीनिंग्स निकाल रहा हूँ। लेकिन ऐसे ही इसी तरीके से आपके पास जो अपने टेक्स्ट है, आप अगर घर में बैठ के मोनोलॉग प्रैक्टिस करते हैं, आपके पास ऑडिशंस आते हैं, आपका सिलेक्शन हो गया है, आपके पास स्क्रिप्ट है, आप थिएटर करते हैं, तो वहां आप हर जगह आपको ये करना ही है। और करते करते एक वक्त ऐसा होगा कि वो बहुत फ्लुएंटली होने लगेगा, आपकी समझ बढ़ जाएगी। हमें ट्रेनिंग के जरिए हम क्या करते हैं, अपना समझ ही तो डेवलप करते हैं। सो लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। उसके बाद वाला लाइन है कि नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती। अब जब हम पहले पढ़ते हैं बहुत बार ये होता है कि नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती। अब सुनने में ये कन्विंसिंग बिल्कुल नहीं है, क्योंकि नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, ऐसे हम कैसे बोल सकते हैं? क्योंकि दाना लेकर चलना तो अपने आप में कर्म है। खाना लेकर जाना, खाना लेकर, वो मेरे लिए खाना लेकर गया, वो मेरे लिए खाना लेकर गया। तो दाना और लेना, दाना को वो लेकर चल रही है, राइट। सो नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि नन्ही चींटी की बात हो रही है, दाना दाना लेकर चलने की बात हो रही है। तो इसको हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं कि नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है। अब ये जब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, पहले हमें मीनिंग ढूंढना है कि मैं किस तरीके से इसको स्कैन कर रहा हूँ, इसको स्कैनिंग बोलते हैं। कि जब जो ये अप्स एंड डाउन्स मैं डिसाइड करता हूँ कि कौन से शब्द को किस तरीके से बोलना है ताकि वो सुनने में सही लगे। अगर आप कोई भी टेक्स्ट आप ले रहे हैं, आप थिएटर कर रहे हैं, आप फिल्मों में काम कर रहे हैं, रियलिस्टिक, नेचुरलिस्टिक, जो भी जितने भी सारे फॉर्मेट्स हैं, कॉमेडी कर रहे हैं, स्लैपस्टिक कॉमेडी कर रहे हैं, मेलोड्रामा या फिर शेक्सपियरियन थिएटर कर रहे हैं, ग्रीक थिएटर कर रहे हैं, इंडियन क्लासिकल कर रहे हैं, तो जो भी हो उसके बोलने के तौर तरीके, उसकी भाषा, वो डिफरेंट फॉर्मेट हो सकती है, लेकिन उसमें जो लैंग्वेजेस हैं वो तो सामने वाले को कनेक्ट करना चाहिए। अगर यहाँ पे हम दिन भर ऐसे जो लैंग्वेज है इसका इस्तेमाल नहीं करते हम, लेकिन लोग जब सुनेंगे तो उनको ना खटके,
दाना लेकर चलती है। वो बचपन में ना क्या है, हम स्कूल में पढ़ते थे तो स्कूल में ना ऐसे राइम्स हमें सिखाए जाते थे। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। तो अब बचपन वाली चीज हमें भूलना पड़ेगा, क्योंकि बचपन में वो तो हम एग्जाम देते थे, याद करना है, राइम्स बोलना है, उतना ही है। बट एज एन एक्टर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसके फीलिंग्स को समझे, इसके लाइन्स के मतलब को समझे, और जब ऑडियंस को मैं बताने जा रहा हूँ वो सही तरीके से हम बताएं। तो उसके लिए वो पुरानी जो आदतें हैं उनको छोड़ना बहुत जरूरी है। तो हमारे अंदर वो चीजें बस जाती हैं, फिर हम उसी के जरिए, क्योंकि बचपन में सीखा हुआ है तो उसी के जरिए हम चलते हैं। तो एक टेक्स्ट को ब्रेक करना भी बहुत जरूरी है। तो ये कहता है कि नन्ही चींटी। अब एक चीज का और आप ध्यान रखें कि ये पढ़ते हुए कि जब आप नन्ही चींटी की बात कर रहे हैं या फिर दाना लेकर चलने की बात कर रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं कि कलरिंग द वर्ड्स। इसमें मैं आता हूं, आगे की लाइन है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। 100 बार फिसल, तो चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। अब मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, ऐसे भी बहुत बार होता है राइम के साथ। और आराम से पढ़ो, आप राइम करके मत पढ़ो। मन का विश्वास, मन का विश्वास रगों में, रगों में, आपके हर जगह, आपके अंदर रगों में साहस भरता है। तो मैं जो कलरिंग द वर्ड्स की बात कर रहा था, ये भी आप लिख लो कि जब सब्जेक्ट आप चुन रहे हैं तो वो सब्जेक्ट में ना उसका एक फीलिंग है, वो शब्द का अपने आप में एक फीलिंग है। मन का विश्वास, तो विश्वास को विश्वास की तरह बोलनी चाहिए। रगों में साहस भरता है, ये जो साहस वाली बात होती है, डर, डर, वो जो शुरुआत में हमने कहा था कि लहरों से डर कर, लहरों से डर कर, आप ऐसे बोल सकते हैं, सुनने में क्या ये कन्विंसिंग है? नहीं है। लहरों से डर कर नहीं होगा, बट साहस, साहस में एक ताकत है। साहस अपने आप में जो शब्द है वो बहुत पावरफुल शब्द है। तो आपको साहस को साहस की तरह बोलना है। अब ये भी ख्याल रखना है कि आप किस तरीके के टेक्स्ट को कब बोल रहे हैं, कहाँ बोल रहे हैं, तो उसमें क्या बोल रहे हैं। अभी अभी अगर आप सोच लेते कि मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, तो ये भी डिफरेंट ही हो जाएगा, ये बिल्कुल अलग हो जाएगा, क्योंकि रगों में, रगों में साहस भरता है। तो वो बहुत जरूरी है कि हर शब्द को आप समझे, और जैसे पहले समझ जाए फिर शब्द को कलरिंग करने में लग जाए। तो पहले तो हम सब्जेक्ट चूज कर लें। आप चाहे तो इसको मार्क कर सकते हैं, कहाँ कहाँ मैं कौन से सब्जेक्ट पे मैं स्ट्रेस देने वाला हूँ, क्योंकि बहुत बार याद नहीं रहता है हमें। तो वैसे हम कर सकते हैं कि मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिर कर चढ़ना। अब देखो इसमें भी वही सेम फीलिंग तो है जो मैं बोल रहा हूँ, शब्दों के साथ खेलना। बोलते शब्दों के साथ क्या खेलते हैं, क्योंकि इंडिया में हम काम करते हैं तो हमारे स्पीच ओरिएंटेड काम ही बहुत ज्यादा होता है, थिएटर हो, फिल्म हो, स्पीच बहुत ज्यादा होता है हमारे पास। वो जो मोमेंट्स है, वो मोमेंट्स लेके हम ज्यादा खेलते नहीं है, तो स्पीच में ही काम करते हैं। तो स्पीच में ही आपको अगर खेलना है, चढ़कर गिरना, गिर कर चढ़ना ना खड़ता है, चढ़कर गिरना। अभी देखो आपका बॉडी लैंग्वेज भी इसके साथ जा रहा है ना, कि आप अगर सोचोगे कि चढ़का, चढ़ना, चढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चढ़ना और गिरना। तो ऐसे हम नहीं बोल सकते कि चढ़कर गिरना, गिर कर चढ़ना। तो ये सुनने में कैसा लगेगा? लग रहा है ठीक है, बोल रहा है, लेकिन एक्चुअल मीनिंग क्या ये है? नहीं है। चढ़कर, चढ़कर गिरना, गिरना ऊपर की तरफ कौन गिरता है? उल्टा थोड़ी हो जाएंगे, नहीं होगा। तो गिरना नीचे वाली है। तो ये आपकी समझ है, आपके हर टेक्स्ट में आपकी समझ है। आप जब प्रैक्टिस कर रहे हैं अपने घर में, तो प्रैक्टिस में बहुत टाइम आपको देना पड़ेगा, ताकि जब आप मैच खेल रहे हैं, मतलब आप जब शूट पे जा रहे हैं या थिएटर करने जा रहे हैं, शोज है, वहां आप बहुत क्विक हो जाए। लेकिन आपको अपना जो अभ्यास है उसमें बहुत टाइम देना पड़ेगा। फिर ये कहता है कि आखिर उसकी मेहनत, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। उसके बाद लाइन जाता है कि डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है। अब यहाँ बहुत बार ये होता है कि डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, वही राइम में हम फंस जाते हैं। बहुत ज्यादातर मैंने परसेंटेज ऑफ, जब मैं क्लास में ये कविता मैं पढ़ाता हूँ या मैं खुद पढ़ रहा था इनिशियल स्टेज में, तो डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है। बट गोताखोर तो एक ही है, और बहुत सारे शब्दों का, जैसे गोताखोर का मतलब आपको पता नहीं है, जो ड्राइव लगाते हैं, स्कूबा ड्राइवर्स हम बोलते हैं। तो डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है। अब देखो डुबकियां की बात हो रही है यहाँ पे, डुबकियां एक कर्म है, डूबना, डुबकियां लगा रहा है कहाँ?
सिंधु में कौन लगा रहा है? गोताखोर। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। तो यहाँ पे भी बहुत चीजें ऐसी हो जाती हैं कि जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। बट हाथ कैसे? हाथ खाली है, तो खाली हाथ है कि खाली हाथ? हम बोलते हैं ना खाली हाथ लौट कर आता है, खाली हाथ, इसमें खाली हाथ लौट कर आता है। तो ये मैं बार बार वही कह रहा हूँ, आपके खुद के अंडरस्टैंडिंग है आप कैसे चीजों को समझते हैं। कि जा जाकर, अभी जाना और आना, आओ जाओ, तो जाने में भी एक फीलिंग है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी। अब यहाँ पे भी बहुत बार होता है कि गहरे पानी में, पानी कैसा है? गहरा है। गहरे पानी में, गहरा पानी है, गहरा पानी नहीं होता है। तो मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में। अब जब शुरुआत में आप अगर पढ़ेंगे कि आपको, तो शुरुआत में अगर आप पहली बार ये टेक्स्ट पढ़ रहे हैं, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। तो बढ़ता, बढ़ने वाली बात होने के, बढ़ता दुगना उत्साह। अब उत्साह जो शब्द है उसमें तो उत्साह अपने आप में है, उत्साह, खुशी, और खुशी महसूस कर रहा हूँ, खुशी और गम ये दोनों अपने आप में एक अलग अलग फीलिंग्स हैं। तो गम की बात, गम, मुझे बहुत गम हुआ, मुझे बहुत खुशी हुआ, तो मैं खुशी हुआ। खुशी को हम थोड़ी ऐसे बोलते हैं दुखी होकर, नहीं बोलते हैं। खुशी की बात खुशी से बोलते हैं। तो यहाँ उत्साह की बात को तो उत्साह से बोले। और उत्साह जब दुगना होता है कि दुगना उत्साह, और खुशी हुई, इंडिया वर्ल्ड कप जीत गया और खुशी हुई, बार बार 3 बार जीत गया बैक टू बैक और भी खुशी हुई, क्योंकि हुआ नहीं अभी तक, उम्मीदें होगा। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अब मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, हर बार, मैं हर बार तुमसे कहता हूं, मैं हर बार तुमसे कहता हूं। तो जो शब्द है उसको आम लाइफ में आप कैसे यूज करते हैं, उसको आप देख लीजिए कि मुट्ठी, मुट्ठी, मुट्ठी भी अपने आप में, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इट्स ऑल अबाउट योर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द टेक्स्ट। आप कैसे इस टेक्स्ट को समझते हैं। आपके पास कोई भी टेक्स्ट हो, आज जो मैं ये हिंदी में कर रहा हूँ, आपके पास बंगाली, असमीज, गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु, कश्मीरी, कन्नड़, या देश के बाहर भी बहुत लोग मुझे देखते हैं, उर्दू हो सकते हैं, फ्रेंच हो सकते हैं, जर्मन हो सकते हैं, तो बहुत सारे टेक्स्ट हो सकते हैं। बट वो सारे टेक्स्ट को कहीं ना कहीं, मेरा जो एक्सपीरियंस मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस तरीके से हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। और डिफरेंट स्टाइल ऑफ, फिर अगर स्पीच होगा उसका अपना एक तरीके का परफॉर्मेंस होगा, तो स्पीच लेके और भी हम काम करेंगे कभी। पर पोएम बहुत ज्यादा आपको हेल्प करता है इस मामले में समझने के लिए कि कैसे आप किसी भी लाइन को परफॉर्म करें बेटर तरीके से, उसको समझ के। लास्ट जो हमारा स्टैंजा आता है कि असफलता एक चुनौती है। अब असफलता एक चुनौती है, असफलता एक चुनौती है, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। आप किसी को जब बता रहे हैं असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, तो ये कविता जब हम पढ़ रहे हैं, इस मोटिवेशन से भी आप कर सकते हैं कि आपके पास एक रीजन होता है ना, हमेशा मोटिवेशन से ज्यादा मैं बोल रहा हूँ, अगर रीजन है आपके पास, कविता आपने याद कर लिया, पूरा पढ़ लिया, आपके दोस्त यार जो है, आप एक सिचुएशन सोच लो कि आपके दोस्त जो है वो बड़ा ही मायूस सा है, उसको कुछ करना नहीं है, तो आप जाके रैंडम इम्प्रोवाइज कर रहे हो, उसको समझा रहे हो और उसको ये कविता सुना रहे हो। तो आप जब उसको बोल रहे हैं, क्योंकि ये कविता आप सामने वाले को बोल रहे हैं, खुद को, अपने आप को अगर आप बोल रहे हैं इसको, इसे स्वीकार करो, तो मैं स्वीकार करने की बात कर रहा हूँ, मैं भी खुद बोल रहा हूँ स्वीकार करो, इसे स्वीकार करो, स्वीकार करो, ऐसे करके तो नहीं होता है। स्वीकार करना, एक्सेप्टेंस, तो शब्द अपने आप में वैसे ही है कि एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। क्या कमी रह गई देखो, देखो, देखना है, क्या कमी रह गई देखो, फ्लैट हो जाता है, तो फ्लैट ना हो टेक्स्ट, उससे बचे, इसीलिए ये जरूरी है। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। देखो और सुधार करो, और भी इंपॉर्टेंट है, देखो और सुधार करो, बिना देखे तो सुधार नहीं कर सकते। क्या कमी रह गई, आपने क्या गलती, जब तक ना सफल हो, जब तक ना सफल हो, नींद चैन को त्यागो तुम। बड़ा ही एकदम आपको बोल रहा है कि जब तक ना सफल हो, नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। तो इसमें भी अपने अपने शब्दों में फीलिंग्स है कि संघर्ष का मैदान
टफ मैदान होता है। लाइफ इज ऑल अबाउट संघर्ष। आपको अगर अपने जिंदगी में कुछ करना है, अपने मन का करना है, दिल का करना है कि मैं जो करना चाहता हूँ वो मैं करूंगा, तो उसके लिए बहुत संघर्ष है, बहुत फिजिकली मेंटली बहुत संघर्ष है। तो संघर्ष का मैदान छोड़कर, ऐसा नहीं है कि मैदान है जहाँ संघर्ष हो रहा है, ऐसा नहीं है। वो मैदान आपके अंदर ही है, आपके दिमाग के अंदर है। आप जहाँ काम कर रहे हैं वो फील्ड है, वहाँ के लोग हैं, आप किस तरीके से अपने काम को एग्जीक्यूट करेंगे वो है। तो इसके पीछे बहुत सारे मीनिंग है। ये कविता जब आप पूरा पढ़ेंगे तो एक तो जरूरी है कि आप अपने लाइफ के साथ इसको रिलेट करें, सबसे पहला जरूर, बहुत ज्यादा ये जरूरी है। उसके बाद ये चीजें आती हैं। तो संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। यहाँ एक गलती फिर सभी लोग करते हैं, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। ये जय जयकार क्यों अलग होगा? जय जयकार, कार अलग तो नहीं होगा। वो कार मतलब गाड़ी तो नहीं है, BMW, ऑल्टो, पोर्शे, रोल्स रॉयस, होंडा सिटी, ऐसा तो नहीं है कार है वो। तो कुछ किए बिना ही, कुछ किए बिना ही, आप अगर कुछ नहीं करोगे तो आपकी जय जयकार नहीं होगी। लोग नहीं बोलेंगे कि वाह, अरे भाई आपका नाम अगर रोहन है, वाह रोहन क्या काम कर रहा है। या जैसे विराट कोहली, या फिर रोनाल्डो, मेसी, सचिन तेंदुलकर, जो भी अपने मुकाम पे, शाहरुख खान, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, इरफान खान, पंकज त्रिपाठी, मैं अपने फील्ड का बोल रहा हूँ, तो वो उन लोगों ने कुछ किया, इसके लिए लोग आज उनके नाम लेके बोलते हैं। तो इसलिए कुछ किए बिना ही, कुछ कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सो इस तरीके से अगर हम पढ़ेंगे, इसके पहले भी एक लाइन रहेगा जो शुरू में था, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, तो वो उसमें नन्ही चींटी, वो नन्ही नन्ही वाली फीलिंग भी आनी चाहिए उसमें। तो शब्द को बहुत अच्छे से पहचानो, नन्ही में नन्ही फीलिंग लाओ। और आप देखो खुद रिकॉर्ड करके कि इसको तो पहले आप समझोगे, फिर आप इसको याद करोगे, समझ के याद करोगे ना। बिना समझे आप याद नहीं कर सकते। उसके बाद कहाँ स्ट्रेस देना है, कहाँ मार्क करना है, नन्ही चींटी, नन्ही चींटी नहीं बोल सकते। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसल। अभी 100 बार को भी आप कैसे बोलोगे? 100 बार डेफिनिट है कि 100 बार, बहुत बार फिसला। तो इसको हर टेक्स्ट को बोलने का अपना 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 तरीका है। उसको आपको ढूंढना पड़ेगा कि आप किस मकसद से, किस मतलब से उस टेक्स्ट को बोल रहे हो, ताकि आपके ऑडियंस को कनेक्ट करने में मदद हो सके। बेसिकली मुद्दा यही है कि आप अपने ऑडियंस के साथ अच्छी तरीके से कनेक्ट कर लो। और मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आपने जो सब्जेक्ट, पहले तो रीड एंड फाइंड द मीनिंग, ओके। उसके बाद आप टेक्स्ट को याद करने में आपको आसानी होगी। टेक्स्ट को कैसे याद करोगे? लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। एक विजुअल है वो क्रिएट हो, फिर एक लाइन पढ़ो, फिर एक लाइन, 2 लाइन पढ़ो। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो ऐसे 1 से 2, 1 2 3, फिर 1 2 3 4 लाइन। तो ऐसे ऐसे लाइंस को याद करो। टाइम लगेगा, टाइम दो। प्रैक्टिस में जितना टाइम दोगे परफॉर्मेंस उतना ही बेटर होगा। फिर आप वही सब्जेक्ट को चूज करना, फिर सब्जेक्ट में जो शब्द है, उसके जो इमोशंस है, कलरिंग द वर्ड्स, उसको आप ध्यान में रखो। हर जगह आप नोट कर लो कलरिंग द वर्ड्स, फिर वो सेंटेंस में। और उसके बाद अंत में जाके हम फीलिंग्स जोड़ते हैं, उसके जो इमोशन है। ये एक मोटिवेशनल पोएम है, हम कहते हैं कि किसी को मोटिवेट करने के लिए। और ये सच बात है, मैं पर्सनली फील करता हूँ, मैं 5-6 साल से ये पढ़ रहा हूँ। पर्सनली मुझे लगता है कि ये सच बात है कि ये जो सारी चीजें हैं, और ये आपके लाइफ में बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। आपको लड़ना है, संघर्ष करना है, छोड़ के नहीं भागना है। सो पढ़ोगे, उसके बाद आप जब इसको फाइनल परफॉर्मेंस में लेके जाओगे, तो जैसे आपने एग्जीक्यूट किया है आराम से कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, इसको फिर माला होता है ना, माला बनाना पड़ता है, जैसे माला पिरोते हैं। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। फिर ऐसे ऐसे करके प्रैक्टिस करो, फास्ट बोलना प्रैक्टिस करो कि जो शब्द को आपने सोचा है। उसके बाद उसमें आप इमोशंस ऐड कर सकते हैं अपने हिसाब से। ब्रीदिंग बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ब्रीदिंग पे काम करें, क्योंकि इस तरीके के पोएम बोलने के लिए जब आप किसी इमोशन के साथ बोल रहे हैं तो ब्रीदिंग ही है आपका इमोशन जनरेट कर। तो इसमें अगर हम ब्रीदिंग, जैसे मैं अगर बीच में ऐसे बोलूं, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, मैंने ऐसे सांस लिया, बट जब परफॉर्मर है उसका सांस लेना दिखना नहीं चाहिए। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिर कर चढ़ना ना घटता है। तो यहाँ पे बीच में अगर मैं सांस ले रहा हूँ, चढ़कर गिरना,
गिर कर चढ़ना, तो ये ब्लैंक एक पॉज आता है, वो दिखना नहीं चाहिए। ओके, सो उन चीज़ों का भी आप ध्यान रखो और अपने ब्रीदिंग को इस्तेमाल करो। और पहले से जिस तरीके से मैंने बताया कि इस टेक्स्ट को कैसे हम पढ़ सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं, तो हर एक टेक्स्ट का अपना पैटर्न होगा, बट सब्जेक्ट ढूंढना, कलरिंग द वर्ड्स, वर्ड्स को बेटर बनाना, वो आपको समझ के करना है। और अपना कान खुला रखो बिल्कुल, क्योंकि जो आप बोल रहे हैं वो आप खुद ही सुने पहले, आपके ऑडियंस से पहले आप ही तो सुनेंगे सबसे पहले। तो आप सुने, या फिर आपके मोबाइल है सामने, मोबाइल से रिकॉर्ड कीजिए और फिर सुनिए। तो अपने समझ को बढ़ाइए, आपको खुद ही करना है जो करना है, आत्मनिर्भर बनना है और सभी आत्मनिर्भर है। तो आप खुद ही प्रैक्टिस करना है। डायरेक्टर आपको एक सर्टेन लेवल तक बताएगा, बट राइटर के थॉट को भी तो समझना जरूरी है। और अच्छा एक्टर वही होगा, बेटर एक्टर वही होगा जो राइटर के थॉट को समझ के, उसके बाद डायरेक्टर की डायरेक्शन, बहुत बार तो डायरेक्टर होता नहीं, आपको खुद करना पड़ता है, तो उन चीज़ों को समझ के एक अच्छी तरीके से टेक्स्ट को डिलीवर करें, या वो परफॉर्मेंस को डिलीवर कर दें जो कि लगे कि हाँ ये जो बोल रहा है वो मुझसे कनेक्ट हो रहा है। वो कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है ना। सो कीप प्रैक्टिसिंग। ये टेक्स्ट है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, और आप प्रिपेयर कर लेते हैं तो आप इसका एक पूरा टेक्स्ट को परफॉर्म कीजिए। और मेरा इंस्टा आईडी है सोम दिस साइड, क्लास का इंस्टा आईडी है theactorsclinic.india, तो आप वहाँ मुझे टैग भी कर सकते हैं। तो मैं देखूंगा आपका परफॉर्मेंस कि ये वीडियो देखने के बाद आपने किस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर किया, कितने अच्छे से आप कर पा रहे हैं। तो प्रिपेयर कीजिए और मुझे टैग कर दीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय एंड स्टे सेफ।